तो चलिए आज बात करते हैं अनीस जंग की लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। एक ऐसी किताब जो उन कहानियों को सामने लाती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये उन बच्चों की कहानियां हैं जिनका बचपन मतलब जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम गरीबी और बाल मजदूरी के अंधेरे में कहीं खो सा गया है। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, 10 रुपए का नोट भी। सोचिए, बस ये सीधे साधे शब्द पर कितने गहरे हैं ना। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण है जो हमें सीधे उन बच्चों की दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां कचरे के ढेर में गुजारा ढूंढा जाता है। तो लॉस्ट स्प्रिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा वसंत जो कभी आया ही नहीं। देखिए, ये सिर्फ किसी मौसम के खोने की बात नहीं है। ये उन अनगिनत सपनों, उन खिलखिलाहटों और उन मौकों के खो जाने की बात है जो बचपन को असल में बचपन बनाते हैं। ये गरीबी की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जो इन बच्चों से उनका सबसे कीमती वक्त ही छीन लेती है। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल अंदर चलते हैं और मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, जिसका नाम है साहिब। साहिब एक छोटा सा बच्चा जो कूड़ा बीनता है। उसकी पूरी दुनिया बस कचरे के ढेरों तक ही सिमटी हुई है। पर मजे की बात यह है कि उसकी आंखें उस कचरे में भी सोना ढूंढ लेती हैं। हाँ, सोना मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो उसके और उसके परिवार के जीने का सहारा है। इन बच्चों के लिए, खासकर सीमापुरी के बच्चों के लिए, ये जो कचरा है ना, ये किसी खजाने से कम नहीं होता। हर ढेर में एक सिक्का या शायद कोई नोट मिल जाने की एक उम्मीद छुपी होती है, और यही उम्मीद उनकी रोज की जिंदगी में एक अचरज और रोमांच भर देती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक विरोधाभास सामने आता है, जहां बड़ों के लिए वही कचरा बस पेट भरने और जिंदा रहने की एक मजबूरी है, वहीं बच्चों के लिए ये एक रहस्यमयी दुनिया है। मानो खजाने की कोई ऐसी खोज हो जो कभी खत्म ही नहीं होती। हर दिन एक नया सरप्राइज, एक नई उम्मीद। तो आखिर है कौन ये साहिब? चलिए जानते हैं। वो रहता है दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी की धूल भरी गलियों में। उसका परिवार 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आया था, बस एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में। और सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? उसके नाम का मतलब, साहिब आलम यानी पूरी कायनात का मालिक। पर उसकी सच्चाई इस नाम से मीलों दूर है। वो अपने दोस्तों की फौज के साथ नंगे पैर घूमता है। सुबह सुबह ये बच्चे परिंदों की तरह दिखते हैं और दोपहर होते होते कहीं गायब हो जाते हैं। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। साहिब को एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है। पगार 800 रुपए महीना और साथ में तीनों वक्त का खाना। सुनने में तो ये एक अच्छा सौदा लगता है ना? लेकिन इस नौकरी की एक बहुत भारी कीमत थी। वो जो कूड़े का थैला उसकी पीठ पर होता था, हाँ, वो भारी जरूर था, पर वो उसका अपना था। अब जो स्टील का कनस्तर है वो दुकान के मालिक का है। बस यही सब बदल गया। साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा। उसने अपनी आजादी, अपनी बेफिक्री एक पक्की नौकरी के लिए बेच दी। अच्छा, अब साहिब की कहानी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फिरोजाबाद की तंग गलियों में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मुकेश से, एक और लड़का जो चूड़ियां बनाने के उस पीढ़ियों पुराने काम में फंसा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सपने भी कांच की तरह ही नाजुक होते हैं। पर इस सारी नाउम्मीदी और धुएं के बीच में मुकेश एक सपना देखने की हिम्मत करता है। वो कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ये उसकी तकदीर के खिलाफ एक छोटा सा लेकिन बहुत मजबूत विद्रोह है। फिरोजाबाद, जिसे चूड़ियों का शहर भी कहते हैं, इसकी असलियत बहुत डरावनी है। यहाँ करीब 20,000 बच्चे गैर कानूनी कांच की भट्टियों में काम करते हैं। सोचिए, इतनी कम उम्र में वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं कि बड़े होने का मतलब भी ठीक से नहीं समझ पाते। ये सच में एक ऐसी दुनिया है जहाँ सपने भी कांच की तरह ही नाजुक और पल में टूटने वाले होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोग ये खतरनाक काम पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों करते रहते हैं? इसका जवाब कर्म की सोच में छिपा है। जैसा कि मुकेश की दादी कहती हैं, ये उसका कर्म है, उसका भाग्य। ये एक ऐसी तकदीर है जिसे पीढ़ियों ने बिना कोई सवाल किए अपना लिया है। एक ऐसी बेड़ी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और देखिए, यही तो है गरीबी का वो दुष्चक्र। मुकेश के पिता ने सालों की कड़ी मेहनत की, लेकिन ना तो वो अपना घर ठीक से बनवा पाए और ना ही अपने बेटों को स्कूल भेज सके। वो उन्हें सिर्फ एक ही चीज सिखा पाए, चूड़ियां बनाने की कला। वही कला जो उनकी आंखों की रोशनी छीन रही है।
तो अब अगर हम साहिब और मुकेश की कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो ये पता चलता है कि ये सिर्फ दो बच्चों की अपनी अपनी दुख भरी कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक क्रूर व्यवस्था का हिस्सा है जो ऐसे न जाने कितने बचपन चुरा लेती है। लेखिका यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं की बात करती हैं जो मिलकर एक ऐसा जाल बुनती हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। एक दुनिया है परिवार की जो गरीबी और अपनी जाति के बोझ तले दबी है, और दूसरी दुनिया है शोषण करने वालों की जिसमें साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले और नेता सब शामिल हैं। और ये एक ऐसा चक्कर है ना जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। बच्चा गरीबी में पैदा होता है, फिर उसका शोषण होता है और धीरे धीरे वो इस बोझ को अपनी किस्मत मान लेता है। कोई भी सपना या कोई भी नई कोशिश सिर उठाने से पहले ही कुचल दी जाती है। और इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है वो बहुत गहरा है। जैसा कि किताब में लिखा है, कुछ और करने का मतलब होगा हिम्मत करना, और हिम्मत करना उसकी परवरिश का हिस्सा ही नहीं है। मतलब ये पूरा सिस्टम बच्चों को अपनी किस्मत से लड़ने के बजाय उसे चुपचाप मान लेना सिखाता है। तो ऐसे में मुकेश का वो सपना कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, वो इस घने अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी जैसा लगता है। ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ऐसी मुश्किलों और जालों से भरी दुनिया में क्या सिर्फ